चलो मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेस्ट का सिलेबस मालूम है क्या? बता दिया था ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक, ठीक है। क्या आओ, वीएससी पीआरटी के अंदर ही आता है वो। चलो फटाफट से मॉड्यूल खोल लेना, मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। पहले एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 94, पेज नंबर 94। बातें मत करना बिल्कुल भी है, 1 से डिस्कस करना है। चलो एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 35। 2 के अंदर आपको बोला है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रुप नंबर इज नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर नियोन का ग्रुप नंबर होता है 0 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर विच एलिमेंट डू नॉट हैव वैलेंस इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और इसका ग्रुप नंबर होता है 6। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ग्रुप नंबर भी 1। एल्यूमिनियम की 3, ग्रुप नंबर भी 3। कार्बन की 4, ग्रुप नंबर भी 4। ये ओल्ड जो टेबल बनाई थी वैलेंसी की उससे सोल्व होंगे। 35, 36, 37। 37 पूछेगा क्या यार, ये तो कॉपी में करवा रखा है। ClF3, ClF3 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनता है। 38, 39। वेरिएबल कोवेलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है इसके अंदर फॉस्फोरस एंड सल्फर। 40, 41। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट किया था, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं। 42, 43, 44। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। 44, 45, 46। 46 NF5 नहीं बनता, कॉपी में करवा रखा है मैंने। ये NCl5 की तरह NF5 होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। और 44 में लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नॉन मेटल होती है और नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 47,
48 48 48 के अंदर देखो क्या होता है, सिंपल बात कि आपके सामने लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कैसे होगी कि भाई आप ये मान के चलो कि सिग्मा बॉन्ड यहां पर भी है, सिग्मा बॉन्ड यहां पर भी है और सिग्मा बॉन्ड यहां पर भी है और सब जगह कार्बन कार्बन है, यानी सब जगह सेम टाइप का सिग्मा बॉन्ड है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 10 किलो जूल है, राइट। और पाई बॉन्ड भी है। अब पाई बॉन्ड के लिए मैंने आपको एक बार बोला था कि जो पाई बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से लगभग ये मान के चलो कि 5 to 10 टाइम्स कम होती है। तो एक बार को मैं मान लेता हूं कि यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर 1 पाई बॉन्ड है, यहां पर 0 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड की मैं एटलीस्ट 1 किलो जूल मान लेता हूं। तो 2 है तो कितना हो गया, 12, राइट। यहां पर कितना हो गया, 11, और यहां पर कितना हो गया, 10। तो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे जाहिर सी बात है वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यानी अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है, चाहो तो नोट कर लेना इसको, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। और अगर इसको बॉन्ड लेंथ से रिलेट करना है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ट्रेंड बनेगा सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी, फिर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड सी। फोर्टी 50, 51, 51 तक ही दिए थे, 2 और 3 नहीं दिया था, ये बाद में कवर होंगे। चलो इसके आगे 54, 55, 56, कौन सा 56, 56, 56, 57, 56 में आपको बोला है विच ऑफ द सेट ऑफ स्पीशीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बट डिफरेंट शेप। तो सबसे पहले आपको सेम हाइब्रिडाइजेशन देखना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको NO2 प्लस दिया हुआ है, sp होगा, NO2 माइनस है, sp2 होगा, यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको ClO4 माइनस दिया हुआ है, SF4 दिया हुआ है, ClO4 माइनस का sp3 होगा, SF4 का sp3d होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। और फोर्थ वाले के अंदर सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है और शेप भी सेम होगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 57, 57, 58, 59, 59। थर्ड ऑप्शन में क्या दिक्कत आ रही है, XCF2 भी तो लीनियर होगा, है XCF2 लीनियर होगा ना, sp3d और 3 लोन पेयर होंगे ना। उसने लीनियर पूछा है ना आपको, तो लीनियर पूछा है तो उसका नाम भी तो लीनियर ही, उसका शेप भी तो लीनियर ही है। तो ऐसा थोड़ी ना हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया इसका मतलब जो है शेप सेम नहीं हो सकता। अरे क्लियर है क्या। तो कौन सा नंबर था ये, 59 है ना। 60 के अंदर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, और करेक्ट में तो फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में sp3 sp2 और sp भी है। ये सब क्वेश्चन नोटबुक के अंदर हो रखे हैं। 61, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, किसने पूछा ये। अबे 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो सम कितना हो गया दोनों का, 6 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। और sp3d2 में कितने लोन पेयर हैं, तो क्या बनेगा शेप,
स्क्वायर प्लेनर, ये तो मैंने कॉम्बो बनाया था ना 4 और 2 वाला, वही तो है। 62, 62, ये दोनों एग्जांपल करवा रखे हैं मैंने। XeO2 और F2 है, तो XeO2 F2 के अंदर सेंट्रल एटम जिनोन है और साइड एटम ऑक्सीजन है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 8 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 5 का मतलब sp3d। और अगर आपको लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो साइड एटम 4 कंसीडर करेंगे, यानी लोन पेयर 1 हो गया, तो sp3d 1 लोन पेयर कैसा शेप बना? सीसो। ये भी देख ले तू यार। XeOF2 जिनोन के 8 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना है? 5। 5 का मतलब sp3d हो गया, राइट। और आपके पास साइड एटम कितने हैं? 3, यानी लोन पेयर 2 हो गए, तो बनने वाला शेप कौन सा है? टी शेप। 63, 63, 64, 64, 65, 66, 64 में आपसे 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पूछा है ना, तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पूछा है, तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो। थर्ड वाले ऑप्शन में sp3d आएगा और 1 लोन पेयर आएगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो हो गए 4, 1 लोन पेयर, दोनों का सम 5 आया। 66, 67, 68, 69, 70, 71। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंटरमिक्सिंग होती है ना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 70, 71, 72, 72 में dz स्क्वायर इन्वॉल्व होगा ना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। 73, 74, 74 में रेगुलर ज्योमेट्री बोला है ना उसने, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में किसकी रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी? SF6 की। बाकी सबके अंदर तो लोन पेयर आ रहा है। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? लोन पेयर 0 होना चाहिए, तो लोन पेयर किसके अंदर 0 है? 75, 76, 77 और 78, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2। सेवेंटी सिक्स में आइसो स्ट्रक्चरल देखना है ना, तो आइसो स्ट्रक्चरल देखना है तो किनका स्ट्रक्चर सेम होगा? फर्स्ट वाले ऑप्शन में दोनों लीनियर होंगे, XeF2 भी लीनियर होगा, IF2 माइनस भी लीनियर होगा। ये सब एग्जाम्पल नोटबुक में हो रखे हैं। चलो एक्सरसाइज 2। 3, तबीयत खराब, क्या हुआ? सर दर्द? तो यही आराम कर लेना थोड़ी देर। चल ठीक है। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 6 में डाउट है क्या? मेरे को तो दूसरा मॉड्यूल देना। नहीं नहीं, जिसमें क्वेश्चन लगे हुए हैं वो चाहिए। 6 के अंदर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए कि कहां पर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, उस केस में आपको आंसर ए की टिक करना है, sp3d।
ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बताया था। 6 के बाद में 8 के बाद में नेक्स्ट था 12 भी क्लास में बता रखा है। 12 नंबर क्वेश्चन। 13 के बाद में 17। बेटा 13 में हाइब्रिडाइजेशन ही तो कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन ही तो कैलकुलेट करना है। 17 नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर NO3 माइनस और H3O प्लस है। NO3 माइनस का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, H3O प्लस का sp3 होगा। NO3 माइनस का शेप ट्रायगोनल प्लेनर होगा और H3O प्लस का पिरामिडल होगा। ये सब एग्जाम्पल कॉपी के अंदर हो रखे हैं। एटीन 20 22 26 SCN माइनस मैंने एक्स्ट्रा में लिखाया था ना आपको, N3 माइनस और SCN माइनस दोनों लीनियर होते हैं, लिखवाया था ना? अरे हाँ या ना? हाँ, तो बस वो डायरेक्टली ही यूज में लेना है उसको। स्ट्रक्चर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो भी SCN माइनस और N3 माइनस कैसे होंगे? लीनियर। चलो 28 देखो, 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 के अंदर थोड़ा सा बेसिक से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस ऑफ लोवेस्ट एनर्जी ऑफ SO3, राइट? तो SO3 का स्ट्रक्चर आपको मालूम करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप देखोगे तो थर्ड वाले ऑप्शन में तो SO2 दिया हुआ है, राइट? और फोर्थ वाले ऑप्शन में SO4 दिया हुआ है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब बात आती है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है? और फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी आपको SO3 दिया हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में भी SO3 दिया हुआ है, राइट? अब आपको एक बात मालूम है कि बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा वहां पर एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, इसका मतलब बनने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देखना है, जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे बनने वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। क्वेश्चन आया समझ में? सबको आ गया क्या, या डाउट है? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। 29 30 35 30, कौन सा 30 30 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, PCl3 हो जाएगा ना? क्या डाउट आया इसमें? डाउट क्या है इसमें? अब तो बन गया ना। 30 के बाद में 35 में 35 H2O का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तेरे से, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? अबे 35 बोल रहा हूं मैं। H2O का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तेरे से, H2O का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तेरे से। ऐसे बनेगा H2O का स्ट्रक्चर, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। 35 के बाद 36 41 के बाद 43
45 में डाउट आ गया क्या? क्लास में भी तो करवाया था, ऑर्गेनिक में भी यही क्वेश्चन और उसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है आपसे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो 4 है और एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, बातें नहीं बिल्कुल भी, इसके आगे मार्क नहीं किए कहते ने। ये बदतमीजी नहीं बिल्कुल भी, फालतू की। 48, हाँ हाँ हाँ, वो अपन ने बना रखे, तेरे को याद हो तो? कैसे बनाए थे अपन ने कि जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था कि सी डबल बॉन्ड सी, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एन बना दिया था, ट्रिपल बॉन्ड एन बना दिया था, फिर हमने सिग्मा पाई कैलकुलेट किए थे, याद आ रहा हो तो, है ना? अब अगर इस स्ट्रक्चर को फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? कार्बन कितने हैं? 2, तो ये क्या हो गया? C2, राइट? और CN कितने हैं? 4, तो C2CN होल 4। अब जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH2 दिया हुआ है, तो CH2 दिया हुआ है तो ऐसा करो, आप 2 CN को हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो? H, तो ये हो गया CH2CN होल ट्वाइस। CN होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर बनाना है, CN होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, और अच्छे से आ जाएगी ये। तो ये स्ट्रक्चर हमने क्या एक्चुअल में बना रखे हैं, किसमें? सी, अच्छा सिंगल कार्बन है, सॉरी सिंगल कार्बन है। सिंगल कार्बन के लिए ऐसा बना लो आप, CH और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सिंगल कार्बन पे बनाया हुआ है इसने, CH2 और CN होल ट्वाइस। ठीक है, अगर इस तरीके का फॉर्मूला देता है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। CN का स्ट्रक्चर आपके लिए मेन है जो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। 51, ये फोर्थ ऑप्शन अभी बाद में करेंगे अपन, पी ब्लॉक के अंदर आएगा ये। बाकी तीनों तो हो गए ना, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों पे sp3 होता है। सिलिकॉन कार्बाइड मतलब ऐसे जाइंट मॉलिक्यूल होता है एक, ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जैसे आपको मालूम है ना कि अगर ग्लास वगैरह को काटते हैं तो ग्लास वगैरह को काटने के लिए डायमंड काम में लेते हैं, तो डायमंड तो काम में लेते हैं लेकिन ओरिजिनल डायमंड, नेचुरल डायमंड बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो उसकी जगह फिर ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है ना, ये आर्टिफिशियल डायमंड का काम करता है। तो इसका भी पूरा जाइंट मॉलिक्यूल होता है, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनता है। तो किसी भी सिलिकॉन पे कैलकुलेट करो, किसी भी कार्बन पे कैलकुलेट करो, sp3 आता है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेम से सेम का लिंकेज, यहाँ पर सेम से लिंकेज नहीं है। कैटेनेशन का मतलब सेम एटम का सेम एटम से लिंकेज, बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा कार्बन में मिलता है। चलो इसके बाद में 53, 53, 55, अबे 53 में लैंग्वेज ही तो पढ़नी है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। चलो फिर बातें नहीं रहे। 53 के अंदर आपको कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3 and H2O which of the given statement is false। जैसे मान लीजिए CH4 है, अच्छा इन तीनों के अंदर ऑर्डर बनाना है आपको बॉन्ड एंगल का, तो ऑर्डर क्या बनेगा? तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या बनेगा? मतलब कौन ज्यादा कौन कम, सीधी बात बताओ। सबसे ज्यादा
यार कॉपी पे करवाने के बाद भी ऐसे काम करते हो क्या तुम? देखिए कॉपी में हो रहा, इधर पेज पलट, ये कहाँ गया कॉपी का मालिक? ये देख कॉपी में हो रहा, तू ये किसका मालिक? कॉपी वहां है, तू यहाँ है, मैं यहाँ तू वहां, ये ऑर्डर होगा? अब अगर आपसे पूछा जाए कि CH4 में बॉन्ड एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे 109.28 मिनट। अच्छा, बॉन्ड एंगल से क्या समझते हो? दो बॉन्ड के बीच का एंगल। अगर आपसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए कि आप कौन सा बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? HCH। या फिर ये वाला बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये भी 109 ही आएगा, तो इसको भी क्या बोलोगे? HCH, राइट। तो HCH बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109, राइट। अगर NH3 में कैलकुलेट करोगे तो ये वाला एंगल होगा। बॉन्ड एंगल का मतलब ही क्या होता है? दो बॉन्ड के बीच का। और ये वाला एंगल होगा 107। तो यहां पर इस एंगल का नाम क्या होगा? HNH, राइट। यहां पर सामने नजर आ रहा है HOH, ये कितना होगा? 104.5। तो केवल नाम है इसका। अब बचा क्या है बताने के लिए? H2O इज लार्जर देन CH4। अबे देखे ना इधर, HOH और HCH में कौन ज्यादा होगा? HCH ज्यादा होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना। और HOH बॉन्ड एंगल H2O इन H2O इज स्मॉलर देन NH3, ये तो करेक्ट है। खाली लैंग्वेज का ही तो बात थी इसके अंदर। चलो 55 इनकरेक्ट पूछा है उसने, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है ना। 59 बातें नहीं, 59 में क्या डाउट आया तेरे को? इसने तो सिंपल सिंपल हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है। NO2 प्लस का तो sp हो गया, NO3 माइनस का sp2 हो गया, NH4 प्लस का sp3 हो गया। सिक्सटी वन, अरे बातें नहीं। 61 में दो आंसर होंगे, सेकंड और थर्ड। दो आंसर होंगे सेकंड और थर्ड 61 में। सेकंड और थर्ड करें ना पीछे आंसर की में, और क्या करेंगे? तो वो बोनस होएगा, और क्या बोनस होएगा? तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे, उसके 5 नंबर मिल जाएंगे। इसको क्वेश्चन, अरे यार बातें नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर दो आंसर होंगे, सेकंड और थर्ड। आंसर की में पीछे कर लेना इसको, सेकंड और थर्ड। ये क्वेश्चन सच में बोनस ही हुआ था जब 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो क्वेश्चन बोनस हुए थे। इसको कर लेना 61 को। 63 के अंदर वो अपने आप ही मिल जाता है, नहीं जरूरी नहीं है। वो तो कई बच्चे ऐसा सोच लेते ना, दो आंसर हैं या किसी को आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार वो इसको छोड़ देंगे। यहां पर 63 में लिखा हुआ है मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, राइट। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है हेलोजन से बने हुए कंपाउंड, यानी जिनके अंदर केवल क्या होता है? हेलोजन, राइट। जैसे मान लीजिए कि ClF3 है, क्लोरीन भी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हेलोजन है। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे BrF5, ब्रोमीन और फ्लोरीन दोनों हेलोजन। जैसे IF7, राइट। तो इसने बोला है कि XX देश की फॉर्म में बोला है इसने, तो इस Cl को तो फर्स्ट वाले एटम को तो X कंसीडर कर लो और बाद वाले एटम को X डैश कंसीडर कर लो, तो ये क्या हो गया? XX-3, राइट। और BrF5 में है XX-5 और IF7 है XX-7 और फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है XX-, यानी इसको ये मान लो ClF, ठीक है। अब ये ClF है, केवल एक ही बॉन्ड है,
कैसे भी घुमा लो, इधर घुमा लो, उधर घुमा लो, इधर घुमा लो, उधर घुमा लो, कैसा बनने वाला है? लीनियर। क्योंकि अगर दो एटम होंगे तो दो एटम हमेशा, कभी भी आपसे पूछा जाए कैसा शेप बनेगा तो आप बोलोगे लीनियर। बाकी सबके शेप आपको मालूम है। ठीक है। 64 किसमें डाउट आया? क्या डाउट आया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आ रहा? देखो थर्ड ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला थर्ड ऑप्शन में IF3 तो टी शेप होगा और XCF2 लीनियर होगा, तो दोनों तो आइसो स्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकते, तो जाएगा तो सेकंड ही जाएगा। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन तो होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हर जगह यही मानी जाती है कि जहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन एक और डेफिनेशन होती है कि अगर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो उनको भी आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हो। जैसे मान लो कि आउटर मोस्ट शेल में, जैसे मान लो कि PCl5 है, ठीक है, PF5 है, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन एक डेफिनेशन और होती है जिसके अकॉर्डिंग दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। प्रायोरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, जब फर्स्ट वाला नहीं लगेगा तो अपने आप सेकंड वाले पे आ जाएगा ना। इसमें क्यों नहीं होगा? और तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा ना, आंसर तो एक ही आ रहा है ना, आंसर तो एक ही आ रहा है ना, बाकी तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएंगे ना। ठीक है, थर्ड वाला होगा ही नहीं, फर्स्ट वाला होगा ही नहीं, फोर्थ वाला होगा ही नहीं, तो एक ही बच रहा है। कुछ होते हैं क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, ठीक है, तो जहां पर सेकेंडरी लॉजिक भी लगा दिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही छोटी लाइन लिखी हुई है, बहुत ही छोटी लिखी हुई है, और वो केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखी हुई नहीं है, ऐसे रेंडमली लिखी हुई है। तो उस लाइन को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है तो वैसे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, अगर नहीं मिलता है बाय द वे 100 में से एक केस होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना उस मॉलिक्यूल के अंदर, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेम होंगे तो उसको भी क्या मान सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो 70 में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनस्टेबल टू फॉर्म MF6-3। तो MF6-3 बनाया इसने, राइट, और MF6-3 बनाया है, तो M तो क्या है? सेंट्रल एटम है। अब यहां पर सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? अरे F6 है ना, F6 का मतलब 6 फ्लोरीन है, तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कितने बॉन्ड बना रखे हैं? अरे कितने? और 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो आपको मालूम है कि सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी, मतलब बोरॉन। 71, 74, 74, अब 74 में सारे तो एंगल लिखे हुए हैं। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल पे एंगल कितना होता है? 120, 120। 2 एक्सियल PCl bonds make an angle of 180 डिग्री। ये वाला एंगल तो 120 होता है इक्वेटोरियल पे, और ये एक्सियल वाले बॉन्ड है, ये एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे? 180 डिग्री पे। एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, करेक्ट है, और PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, इनकरेक्ट है। बोलो यस सर। ऐसे मालूम चलेगा क्योंकि PCl5 इज डिसोसिएट इनटू, अब डिसोसिएट कब होगा? जब, और सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कॉपी के अंदर। 75,
75, बस यही था लास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर? मैच आता नहीं है? हाँ तो आता है तो 70 में 6 बॉन्ड बने हुए हैं ना, MF6 है ना। MF6 का मतलब क्या होता है? 6 बॉन्ड बने हुए हैं, और 6 बने हुए हैं तो बोरॉन सेकंड पीरियड का है, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, इस वजह से MF6 का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलो कहां तक पढ़ा था अपन ने? बॉन्ड पैरामीटर्स, और उसमें पेज पलटना। नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 4 एग्जाम्पल हुए थे, 5। उसका रोल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि फ्लोरीन कितने हैं। 6 है ना, तो सेकंड पीरियड वाला जैसे अपन ने बनाया तो थे स्टार्टिंग में, CF6 बनाया था, BF6-2 बनाया था, तो सेकंड पीरियड वाला मैक्सिमम 4 ही अटैच कर सकता है, तो ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। चलो एक एग्जांपल और करना, डायग्राम थोड़ी ना बनवा के करा था अभी, बस यही था ना सारे। चलो एक और क्वेश्चन करना, NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। हाँ क्या आया इसमें? डिक्रीजिंग का मतलब NF3 सबसे बड़ा, कॉन्फिडेंस में और बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है, इंक्रीजिंग बन रहा है। सभी के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, सभी के अंदर लोन पेयर 1 है, सभी के अंदर सेंट्रल एटम भी, और सेंट्रल एटम सेम है तो किस पे जाएंगे? और साइड एटम का साइज इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल, यानी मैक्सिमम कौन हुआ? Ni3, NBr3, NCl3 और लास्ट में NF3, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ये क्वेश्चन कब होगा? जब स्ट्रक्चर याद होगा। अरे तू ये क्वेश्चन लिख लेना पहले। क्वेश्चन लिख ले पहले। हाँ क्या मानना है? सभी का डी? पक्का? चेक करें। ए की वैल्यू कितनी होगी? 120, और बी की वैल्यू 90, यही एंगल थे। अल्फा 90 और बीटा और सी 72 और डी
90। तो ए और बी में दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। और सेकंड वाले में लिखा हुआ है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, जबकि कैसा होना चाहिए था, ए अल्फा इक्वल टू बीटा, ये भी इनकरेक्ट है। बी इज ग्रेटर देन ए, ये भी इनकरेक्ट है। और सी और डी में कौन बड़ा है, डी बड़ा है, क्योंकि सी तो है 72 और डी है 90, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट? पता चल गया ना क्या करना है इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा CH4, ठीक है। आप ये बताओ कि CH4 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.28 मिनट, एकदम करेक्ट, कोई डाउट इसमें? चलो तो अब ये बताओ CF4 में कितना होगा? है सेम होगा, क्यों? हाँ sp3 है ना, लोन पेयर 0 है, 0 है ना, टेट्राहेड्रल बनेगा, और टेट्राहेड्रल का मतलब बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट, यही होगा। नो सर, लोन पेयर कहाँ है इसमें? चलो अब CCl4, CCl4 एंगल बढ़ता जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो रे? एंगल CCl4 है, आप लॉजिकली सोचो ना चीजों को। CCl, एक मिनट, CCl4 मैंने लिखा, अब CCl4 लिखा रेंडमली, मैं केवल एक ही एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं CCl4। आपसे पूछा है इसमें बॉन्ड एंगल बताओ, तो आप कैसे सोचोगे कि sp3, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो sp3 आएगा। अब sp3 आने के बाद में आपका जो सेकंड अप्रोच है वो क्या होगी, लोन पेयर 0। अब sp3 लोन पेयर 0 यानी बनने वाली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर और परफेक्ट टेट्राहेड्रल, इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना, 109.28 मिनट, यही तो सोचोगे आप। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिखता हूं CBr4, ये नहीं पूछा बनेगा नहीं बनेगा, ये पूछा है एंगल, एंगल कितना होगा? सोचो, sp3 लोन पेयर और लोन पेयर 0, परफेक्ट टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट। देखो आप मेरी बात सुना करो पहले, मैं बताना चाह रहा हूं उसको उसपे आगे से आगे मत चला करो, मेरे को पता है ना आगे क्या आएगा। अपन जो है वो बेसिक पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, और क्वेश्चन ऐसा है कि CH4, CF4, CBr4 और CI4, या CCl4 कर दो इसको, CCl4 और CBr4, इन चारों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कंपेयर कीजिए। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, क्यों? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो ज्यादा दिमाग, मैं इतनी देर से बता रहा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर कैसे हैं 0, और लोन पेयर 0 है तो बनने वाली ज्योमेट्री कैसी होगी, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, और परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 109.28 मिनट। तो ऐसा केस कभी भी आपके सामने आता है ना तो अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर सभी का जो बॉन्ड एंगल होगा वो एकदम सेम होगा। अरे मेरी बात तो पूछ लो पहले, तुम डाउट पूछ लो, क्या पूछना है? हाँ पूछो पहले, क्या पूछना है? आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसका बेसिकली लॉजिक क्या है कि अगर ऐसा कभी भी आपके सामने कहीं पर भी ऑर्डर पूछा जाता है तो इस केस में क्या होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन सभी का सेम हो, यानी कि sp3, sp3, sp3
और sp3, यही होगा ना चारों में। और अगर आपसे पूछा जाए लोन पेयर कितने होंगे, तो 0 0 0 0। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सभी के अंदर लोन पेयर 0 है, तो वापस से मैं वही लाइन रिपीट कर रहा हूं, इन चारों की ज्योमेट्री परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगी, और परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगी तो बॉन्ड एंगल भी 109.28 मिनट का ही होगा। और इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है, मैं यहां पर नोट लिख देता हूं कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, ना कि सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, देन बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। और इसका अगर आपसे पूछा जाए रीजन क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि अगर लोन पेयर 0 होंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, तो हमने प्रीवियस इतने सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं और उनके अंदर हमने देखा है कि लोन पेयर 0 होते हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री सेम रहती है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं CF4, तो आपने बोला टेट्राहेड्रल, बोला ना। अगर मैंने पूछा CCl4, तो आपने क्या बोला, टेट्राहेड्रल। तो आंसर आप खुद ही दे रहे हो, लेकिन अपना दिमाग एक्स्ट्रा में ही लगा रहे हो जहां पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो अलग से बताया, नहीं तो फिर मैं क्यों बताता अलग से। चलो, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, फटाफट से सोल्व करना। ऐसा नहीं है कि अगर इसके नीचे लिखा हुआ है तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। BeF2, BeCl2 और BCl3, इन तीनों में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है। इसमें आगे चाहो तो ये भी लिख लेना। पहले ये लिख लेना, पहले ये तूने तो क्वेश्चन, उसके बाद ये लिख ले ये वाला, फिर इन दोनों को भी मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। ये लिख ले ऊपर वाला। अच्छा, इस नोट का ध्यान रखना, क्योंकि अभी जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वो अभी तुम्हें मालूम है, ठीक है, तो तुम फटाफट से इक्वल कर दोगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, 4 ऑप्शन में इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि कहीं पे साइड एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, और बीच में एक ऑप्शन ऐसा होगा। तो बीच में एक ऑप्शन ऐसा होगा तो आपका ध्यान किस पे रहेगा कि अरे साइड एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो इस बात का ध्यान रखना कि बीच में ऐसा ऑप्शन फिट होगा, तो थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान देना। ये लिख लेते हैं ऊपर वाला, तो फिर अभी तो वो लिख रहा है, तो यार क्या है रे, अभी मैं हटाने वाला हूं इसको यहां से। चलो आगे आंसर क्या है, आंसर सबसे पहला काम हमारा हाइब्रिडाइजेशन का रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन का काम रहेगा तो BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन sp,
BeCl2 का sp और BCl3 का sp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो दूसरा काम क्या होता है, लोन पेयर। तो जैसे ही आप लोन पेयर कैलकुलेट करोगे तो BF2 के अंदर 0, BeCl2 के अंदर 0, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर 0, तो यानी बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। और BeCl2 और BCl3 में कंपेयर करोगे तो sp वाला केस है, तो sp का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, BCl3, AlCl3, GaCl3, इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है। क्या यार सेम है क्या, अलग अलग है? बैंगन आलू गाजर सभी के अंदर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। हाइब्रिडाइजेशन BCl3 का होगा sp2, राइट, 3 + 3 / 2। LCl3 का भी sp2, GaCl3 का भी sp2। और अगर लोन पेयर कैलकुलेट करते हो तो 0, BCl3 के अंदर 0, LCl3 के अंदर भी 0, GaCl3 के अंदर भी 0। और जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर 0 हो, इसका मतलब सबका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, इक्वल। तो इन सभी का बॉन्ड एंगल कैसा है, इक्वल। अब पता चल जाएगा। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करो ना, कि जैसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लो, फिर उसके बाद लोन पे, तो उससे फिर क्या है कि आपके क्वेश्चन के सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कुछ भी हो, क्योंकि वो बनेगा ही कैसा, परफेक्टली, जो भी बनेगी परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी उसकी। चलो डन। अब नया टॉपिक, न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक का नाम है डाइपोल, नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ये टॉपिक हम इसलिए पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले का तुम्हें एकदम क्लियर है, हाइब्रिडेशन फटाफट, शेप फटाफट, लोन पेयर फटाफट, तो बस ये टॉपिक भी। तो अब अपन पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। और डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, ये लिख लिया सबने? चलो आप समझते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, पहले इसको बेसिक से समझते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बातें बिल्कुल भी नहीं, इधर देख लो अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक्सरसाइज 2 में आपको 7-8-10 क्वेश्चन मिलेंगे इजी वे में। ठीक है, और ये मान के चलो कि पूछे ही जाते हैं, 1 साल में नहीं तो 2 साल में एक बार तो क्वेश्चन आता है। चलो देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल, डाइपोल दो पोल, और दो पोल का मतलब एक तो प्लस दूसरा माइनस। चलो इसको एग्जांपल से हम समझते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा HF, ठीक है, अब HF के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, राइट, और फ्लोरीन की होती है 4। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो इसको हम बोलेंगे लेस EN एटम, और फ्लोरीन को हम बोलेंगे मोर EN एटम। ठीक है, अब यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो
इनिशियल स्टेज में तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एग्जैक्टली दोनों के सेंटर में होते हैं, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है वो किस साइड हो जाती है, फ्लोरीन की साइड। और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग फ्लोरीन की साइड होती है तो फ्लोरीन पे तो चार्ज क्रिएट हो जाता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि HF में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों क्रिएट हुआ है, बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ ना, किधर से किधर, लेस ईएन टू मोर ईएन। तो अब बेसिक से इसका हम मीनिंग समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाइपोल का मतलब हुआ कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस, है ना। तो HF के अंदर क्या क्रिएट हुआ, डाइपोल। HF के अंदर क्या क्रिएट हुआ, डाइपोल। डाइपोल का मतलब एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अगर आपसे पूछा जाए HF के अंदर डाइपोल, डाइपोल का मतलब तो आ गया समझ में, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। HF के अंदर डाइपोल क्यों क्रिएट हुआ, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहां पर मैंने लिखा है मोमेंट, और मैं क्या बोल रहा हूं, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो मूवमेंट और मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है, समझना बात को। मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से यहां पर मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट। स्लो, स्लो प्रोसेस, ठीक है। एकदम से फास्ट हो जाए कि यहां से गायब हो गए वहां, तो तुम क्या बोलोगे, सर एक पल के लिए तो आप यहां खड़े हुए थे, दूसरे पल में यहां आ गए। जैसे मान लो कि इसके बगल में आके कोई भूत बैठ जाए, तो ये क्या बोलेगा, अरे एक पल के लिए तो एक पल के लिए तो यहां था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास में। बात आ रही है समझ में। तो कोई भी काम अगर इतना फास्ट होता है तो उसको बोला जाता है मोमेंट। क्या बोला जाता है, मोमेंट। क्योंकि जैसे मान लो कि यहां से यहां पे आया तो आप उसको टाइम मेजर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, गायब होके यहां से यहां पे आया तो आपको क्या लगेगा, एक पल के लिए, तो वो पल, पल को ही क्या बोलते हैं, मोमेंट। तो बेसिकली यहां पर ये जो मोमेंट लिखा हुआ है ये मोमेंट भी मूवमेंट ही है, ये मोमेंट भी क्या है। लेकिन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो 10⁸ की स्पीड से मूव करता है, इसी रेंज की होती है इसकी स्पीड, और इस रेंज से मूव करता है तो ये स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। तो इस वजह से इस टर्म को क्या बोला जाता है, मोमेंट। ठीक है, स्लो मोशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का बहुत फास्ट मोमेंट होता है। बात आई समझ में। तो अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन पे प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हुआ, है ना। इसको तो हमने क्या बोला, डाइपोल। इसको तो हमने क्या बोला, डाइपोल। और ये प्लस और माइनस चार्ज क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूव करता है कि इसको मूवमेंट ना बोल के मोमेंट बोला जाता है। कोई भी चीज अगर बहुत फास्ट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, मोमेंट। ये आया समझ में इसका मीनिंग, पक्का। अब अगर आपसे कोई पूछ भी लेना, जैसे तुम किसी से पूछ भी लो ना कि डाइपोल मोमेंट बता क्या होगा, तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जैसे मूवमेंट बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं, तो इसको समझना ध्यान से क्या होता है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब यहां पर दूसरा पॉइंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां से कहां पे हुई है, लेस ईएन से मोर ईएन। अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन, राइट, इसकी भी 2.1 इसकी भी 2.1, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में सेंटर में रखे हुए हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं गया, बीच में रखे हुए हैं, इसका मतलब कोई प्लस माइनस चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। और अगर मैं यहां पर फ्लोरीन लगा देता हूं तो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है लेस ईएन टू मोर ईएन एटम। और यहां पर पहले हाइड्रोजन था तो कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही फ्लोरीन आया तो यहां पर प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हो गया। यानी अगर प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हुआ तो प्लस माइनस चार्ज का मतलब डाइपोल क्रिएट हुआ। और डाइपोल क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस साइड होगा, तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी उस साइड ही उसका डायरेक्शन होगा।
बात आई समझ में? तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है लेस ईएन एटम से मोर ईएन एटम की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस साइड ही हो रही है, उसी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, राइट। अब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, HF कोई कंपाउंड है, आपसे पूछा जाए कि डाइपोल का डायरेक्शन बताइए, तो आपने क्या बताया? आपने क्या बताया? लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम। यानी कि यहां पर मैंने ये एरो बनाया, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हाइड्रोजन से किस साइड हो रही है? फ्लोरीन की साइड, यानी लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम। और इस एरो को पीछे से कट कर देते हैं। इस तरीके का डायरेक्शन होता है किसका? डाइपोल मोमेंट का। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है कहां से कहां पर? लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। ठीक है। अब यहां पर थोड़े से वेक्टर काम में आएंगे। इसका इसका एक फॉर्मूला भी होता है डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। म्यू इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट, क्यू इक्वल टू होता है चार्ज। चार्ज कौन सा? जो इनके ऊपर प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है। और डी का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यह होगा कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ने कितना ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस। बात आई समझ में? डी का मतलब डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन ने कितना ट्रेवल किया है। इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की वजह से कितना चार्ज क्रिएट हुआ है, जो भी क्रिएट हुआ है। और म्यू का मतलब क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला वगैरह यूज में नहीं आता है। अभी एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, वो मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन आपको बेसिक जो टर्म है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो बिल्कुल क्लियर है पक्का? तो लिखो, सबसे पहले पॉइंट लिखो डाइपोल मोमेंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट नहीं, पहले पॉइंट लिखो। देखो फर्स्ट पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग के ब्रैकेट में लिखना मोमेंट, मोमेंट लिख लेना चलो। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के ब्रैकेट में लिखना मोमेंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस ईएन एटम, फ्रॉम लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम is called dipole moment, is called dipole moment। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो और करके, या फिर पॉइंट करके लिख लो। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, it is a multiplication of, it is a multiplication of, it is a multiplication of charge and distance, charge and distance, q into d। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is from less En atom, is from less En atom to more En atom, less En atom to more En atom। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखना, it is a vector quantity, it is a vector quantity, so it has
magnitude as well as direction, as well as direction। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर काम में आएंगे, थोड़ा सा वेक्टर का आपको ज्ञान होगा। ठीक है? अब इधर देखना, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 5 नंबर है ना। 5 नंबर पॉइंट में लिखना यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, बातें नहीं, इज डी बाई, इज डी बाई, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाई। ठीक है, और 1 डी बाई इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर। सब बताऊंगा मैं। 1 dy इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर। ठीक है, ये ESU चार्ज की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? और चार्ज की यूनिट होती है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अभी के लिए केवल लिख लो, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में मैं समझा दूंगा आपको। नहीं, अभी वेक्टर आएंगे इसके अंदर थोड़े से। क्या? चलो अब ये लिख लेना, आगे ये जो छोटे से पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये सब मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन की फॉर्मेट में, अपन इनको ले लेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि ESU क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है। ये लिख लो आगे वाला। आज तो वेक्टर काम में आ नहीं पाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे। हाँ यार, 2 ही आते हैं, एक वीक में 2 ही लेक्चर आ पाते हैं। चलो लिख ले क्या? इसके आगे तो कल ही कंटिन्यू करना, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज क्या है? ट्यूसडे ना, तो फ्राइडे को आएगी अपनी। थर्सडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को आएगी। क्या क्या करेगा परसेंट जान के? फिर भी क्या वापस घर जाना है तेरे को परसेंट जान के कि इतना परसेंट पे पढ़ के आ गया कोटा में, बाकी घर पे पढ़ूंगा इतना परसेंट। बच्चा ही रहेगा, कब बड़ा होएगा तू यार? अब तो कोटा में आ गया पढ़ने। चलो लिख ले गया? नहीं लिखा तो फिर लिखते रहना बैठ के, आगे वाला टॉपिक जो है वो तो पूरा ही लिंक चलेगा। कल नहीं, अब फ्राइडे को करेंगे। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम लेस टू मोरियन, राइट? वेक्टर है या स्केलर है? और यूनिट क्या होगी? डी बाई डी बाई डी बाई। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे।